वो निकालें पेज नंबर 241। इसके सवाल में एक थोड़ी सी एरर थी, वो सही कर लें। इसके सवाल में एक थोड़ी सी एरर थी, वो सही कर लें। क्वेश्चन 39 आखिरी लाइन, इसमें लिखा हुआ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31 दिसंबर 14 वाज 1000। असल में कोई एसेट वगैरह और है नहीं जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा हो, तो हमारा ही एसेट है, वो हमने खरीदा ही 1 जनवरी 5 को है, तो इसलिए 31/12/4 की रात को 1000 किस वजह से है? अगर हमने एसेट ही 1 जनवरी 5 को खरीदा है, तो इसलिए इस 1000 को 0 करें, क्योंकि अगर ब्रॉड डाउन कभी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का गलत होना तो याद रखिएगा नोट मैच नहीं करता। अच्छा, इस 1000 को खत्म काट दें, 0 कर दें। अब आप आंसर में आए। पेज 278 वर्किंग 5 में आए। वर्किंग 5 में ब्रॉड डाउन आ रहा है 1000, इसे 0 करें। अब डीटी बैलेंसिंग 3500 आ जाएगा। अब डीटी बैलेंसिंग 3500 आ जाएगा। अच्छा, अब ऐसा करें, टॉप पे जाएं, सफे के राइट साइड पे 2005 2500 लिखा हुआ है, टॉप पे राइट साइड पे 66,500 के नीचे 2500 लिखा हुआ है। इस 2500 को कर दें 3500। टोटल बदलने की जरूरत नहीं, वो टोटल पहले ही 70 हुआ है, टोटल पहले ही 70 है। 66,500 जमा 3500 करें 70,000, ठीक है। अच्छा, ये 3 सालों का नोट किसने बनाया था? मैंने कहा था इसका नोट भी बनाना है। अच्छा, पहले साल का नोट सिर्फ नहीं, वो इस वजह से शायद एग्री ना किया हो, वरना अब एग्री कर जाएगा। सवाल गलत था, सवाल में गलती थी, अब एग्री कर जाएगा। तो कितने लोगों ने नोट बनाया था जरा हाथ खड़ा कर दें, मुझे पता चल जाए। 6-7 लोग सीरियस हैं, सीए कर रहे हैं। ओके, बाकी हजरात फिर देख लें अब FR2 को अब क्या कैसे आप लोगों ने लेके चलना है, मर्जी है आप लोगों की, जैसे भी चले। ओके, पास्ट पेपर का क्वेश्चन 5, इसका सॉल्यूशन तो कल आपको दे दिया था, और कहा भी था सॉल्यूशन इसका किताब वाला नहीं देखना। पेज 327 रिक्वायर्ड डिटरमिन द टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर 2006 एंड 2007। 2006 और 2007 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस मांगना है। कितने लोगों ने सॉल्यूशन में देखा था? इसका नोट भी बना हुआ है सॉल्यूशन में, आप जो मैंने कल दिया था आपको, उसमें इसका नोट भी बना हुआ था, तो वो नोट भी आज आपने जाके बना लेना है। इसका मांगा सिर्फ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और करंट टैक्स एक्सपेंस हुआ है। अच्छा भाई, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस मांगा हुआ है 6 और 7 का, और रेट देखें किस साल का दिया हुआ है। 5 का भी दिया हुआ है, 6 का भी दिया हुआ है, 7 का भी दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि भाई अगर 6 और 7 का सवाल है, सोच के बताइएगा जवाब। 6 और 7 का सवाल है और खाली 6 और 7 का रेट दे देता 35 और 30। नजर रखें पॉइंट 7 पर, खाली 6 और पॉइंट 7 पर नजर रखें। खाली पॉइंट 7 में 2006 और 2007 का रेट देता 35 और 30, तो 2005 के बारे में हम क्या एज्यूम करते कि 35 ही था, क्योंकि जो इस साल रेट है वही पिछले साल भी रेट होगा। जाहिर सी बात है भाई, जब तक चेंज ना बता दे तब तक सेम है। ओके, अच्छा भाई, अब एक सवाल ये था कि इस सवाल में ना कहीं भी ओपनिंग नहीं था डेफर्ड टैक्स का। तो मेरे भाई, जब ओपनिंग बैलेंस डेफर्ड टैक्स का नहीं होता ना, तो टी अकाउंट बनाने के लिए वो चाहिए होता है, उसके बगैर टी अकाउंट बन नहीं सकता। अब जब ओपनिंग बैलेंस सवाल में अवेलेबल नहीं है, टी अकाउंट बनाने के लिए हमें चाहिए, तो ऐसी सूरत के अंदर हम ओपनिंग बैलेंस को कैसे निकालें? भाई जैसे क्लोजिंग को निकालते हैं। क्लोजिंग कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग WDV से। ओपनिंग कैसे निकालेंगे? ओपनिंग WDV से। क्लियर? अच्छा, अब देखना पड़ेगा सवाल में हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ क्यों है।
प्रोविजन की वजह से है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से है, फिक्स्ड एसेट की वजह से है, इंटेंजिबल की वजह से है। जो जो इख्तलाफ है उनको साल के शुरू में लिस्ट डाउन कर लेंगे और लिस्ट डाउन करके उनसे हम जो है वो डेफर्ड टैक्स निकाल लेंगे। अच्छा, अब सवाल पढ़े जी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 7 कंपनीज अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंटेड टू 40 मिलियन, 6 में इतना था। द प्रॉफिट इंक्लूड कैपिटल गेन ऑफ इतने एंड इतने विच आर एग्जाम। द अकाउंटिंग WDVs एज ऑन 31 दिसंबर 5 वर एज फॉलोज। तो मेरे भाई देखें 6 और 7 का सवाल है और 5 की क्लोजिंग WDVs दे दी, इसका मतलब है ये 6 की ओपनिंग WDVs है। तो अब ब्रॉड डाउन डेफर्ड टैक्स का 0 नहीं हो सकता क्योंकि 6 के पहले दिन एसेट्स नहीं खरीदे बल्कि 5 के आखिरी दिन भी पड़े हुए थे। और मजे की बात है उनमें इख्तलाफ जो है वो था। कैसे? अभी सिर्फ इसने अकाउंटिंग WDV दी है, पॉइंट 2 अंडरलाइन, अकाउंटिंग WDV। आगे जाके कौन सी WDV देगा? टैक्स वालों की। मशीनरी वॉज एक्वायर्ड ऑन January 5 and is being depreciated on straight line basis over 8 years. The tax base of machinery was itne. The furniture is also depreciated on straight line at 10%. The tax base of furniture is itne. Okay. 31 दिसंबर 5 को वी आर वेरी लकी कि दोनों की उसने क्या दे दी? टैक्स बेस भी दे दी। अच्छा, अकाउंटिंग के रेट, नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट। अच्छा, ये 5वें में ना नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन बोथ टाइप ऑफ एसेट इज 10% ऑन WDV। समझ आ गया था सवाल? ओके। अच्छा, अब इसमें ना ब्रॉड डाउन मिसिंग था। ब्रॉड डाउन का मतलब है कि 1 जनवरी 6 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट का बैलेंस अवेलेबल नहीं था। वो निकालने के लिए हमने क्या करना था? हमने एक हेडिंग देनी थी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2005, एज ऑन 31 दिसंबर 2005। अच्छा जी, उसमें पहले मशीनरी, पॉइंट 2, मशीनरी की WDV कितनी आ रही है अकाउंटिंग वालों की? 175। अच्छा, पॉइंट 3 की आखिरी लाइन टैक्स वालों की 90। फर्नीचर, अकाउंटिंग वालों की WDV आ रही है 40 और टैक्स वालों की पॉइंट 4 की आखिरी लाइन 40.5। लेकिन मेरे भाई लॉस भी तो आ रहा है 31 दिसंबर 5 के साल का। आपको बताया था जो 5 के साल में लॉस आया वो टैक्स वाले अलाउ करेंगे 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, जिस साल भी प्रॉफिट आया उस साल माइनस करने की। तो अब बता दें 5 के साल में लॉस कितना था? एज ऑन 31, ये नई किताबों में सिर्फ होगा, एज ऑन 31 दिसंबर 5 वकार हैड अनयूज्ड टैक्स लॉसेज ऑफ, वकार के पास अनयूज्ड टैक्स लॉसेस 75 मिलियन के हैं। जी मुझे बताएं, ये जो वकार है 5 के अनयूज्ड टैक्स लॉसेस को 6-7 में प्रॉफिट्स के अगेंस्ट यूज करने की कोशिश करेगा? अच्छा, अगर 5 के एंड पे लॉस आया तो 6-7 में गवर्नमेंट वाले इसे प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करने देंगे? अगर 5 में लॉस आया था तो गवर्नमेंट वाले 6-7 के प्रॉफिट्स में से पुराने साल के लॉसेस डिडक्ट करने देंगे? तो बताएं 5 के एंड पे खड़े होके जो लॉस होगा उसको हम क्या कह रहे होंगे? डिडक्टेबल इन फ्यूचर। तो इस लॉस का क्या नाम होगा? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो मुझे आप बता दें कि अगली चीज क्या थी जिसके ऊपर आपने जो है वो डेफर्ड टैक्स क्रिएट करना था? अनयूज्ड टैक्स लॉस एज ऑन 31 दिसंबर 5। इसमें मैंने कहा था कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में कुछ ना लिखिएगा, इसमें डायरेक्ट डिफरेंस के कॉलम में लिख दीजिएगा। इसका कितना था? $75। ओके,
अब आपने इन सबको जमा करना था। अच्छा, आज एक और बात भी सुन लें भाई, फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्टकट। आज एक और बात भी सुन लें फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्टकट। पूरी किताब में भी इसी तरह हुआ है और मैं कहूंगा आज के बाद आप भी इसी तरह कर लें। ऐसे ही साइंस बना लेते हैं, इसके लिए पॉजिटिव साइन, इसके लिए नेगेटिव साइन। पूरी किताब में इस तरह हुआ है, इसके लिए पॉजिटिव साइन, इसके लिए नेगेटिव साइन। असल में इसकी भी थोड़ी सी वजह है। पॉजिटिव साइन इसलिए यूज होता है कि टैक्स आमतौर पे देना हमारी लायबिलिटी होती है, टैक्सेबल, और इससे डेफर टैक्स लायबिलिटी आती है। जब लायबिलिटी आती है तो लायबिलिटी के लिए आमतौर पे पॉजिटिव साइन यूज होता है, क्योंकि टैक्स की नेचर देखिए, बैंक के लिए मैं आमतौर पे पॉजिटिव साइन यूज करूंगा। पॉजिटिव साइन का मतलब होगा बैंक में पैसे पड़े हैं। बैंक की नेचर आमतौर पे क्या है, पॉजिटिव है या ओवरड्रॉन है? डिपॉजिट पड़ा होगा या ओवरड्रॉ किए होंगे? आमतौर पे पड़ा होगा, तो पड़े होने के लिए पॉजिटिव साइन, ओवरड्रॉन के लिए, ये तरह समझ आती है बात। अच्छा, डेफर टैक्स अकाउंट आमतौर पे लायबिलिटी होता है, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को आमतौर पे हमने जमा कराना होता है, इसलिए डेफर टैक्स अकाउंट आमतौर पे लायबिलिटी होता है। कभी कभी एसेट भी हो जाता है, इसलिए डेफर टैक्स अगर लायबिलिटी है तो लोग कहते हैं पॉजिटिव नाम रख दो इसका, क्योंकि नॉर्मल नेचर इसकी लायबिलिटी है। कभी कभी एसेट हो जाता है, इसलिए जब एसेट हो तो नेगेटिव भी यूज किया जा सकता है। अब इस बुनियाद पे बता दें, टीटीडी विल प्रोड्यूस डीटीएल, लायबिलिटी मींस पॉजिटिव, लायबिलिटी मींस पॉजिटिव। डीटीडी विल प्रोड्यूस एसेट, गवर्नमेंट से पैसे वापस लेने बड़ा मुश्किल है, डेफर टैक्स अजीब सी बात है, तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक नॉर्म सी बनी हुई है किताबों में कि टीटीडी के लिए पॉजिटिव साइन यूज किया जाता है, डीटीडी के लिए नेगेटिव साइन यूज किया जाता है। इससे एक फायदा होता है, फायदा ये होता है कि आपको टीटीडी डीटीडी नहीं सोचना पड़ता। आप साइन इसके लिए प्लस रख देते हैं, इसके लिए माइनस रख देते हैं। आप कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी करें, ये प्लस प्लस ही आएगा, प्लस आएगा ना, छोड़े क्या आएगा, प्लस। ये जो प्लस आएगा, प्लस साइन बता दे किसके लिए रखा हुआ है, टीटीडी के लिए। तो आज के बाद प्लीज यूज दिस शॉर्टकट। आज के बाद ये तो कहीं और हमने चले गए ना, एक पुरानी बातें आपसे शुरू कर दी। आज के बाद टीटीडी डीटीडी लिख के ज्यादा टीटीडी भारी है या डीटीडी भारी है, एक शॉर्टकट भी है। क्या क्या टीटीडी के लिए कौन सा साइन यूज कर ले, प्लस, और इसके लिए नेगेटिव। और अगर नेट पॉजिटिव आ रहा हो तो टीटीडी यूज कर ले, और नेट नेगेटिव आ रहा हो तो डीटीडी यूज कर ले। भाई इस तरीके से आपने ब्रॉड डाउन निकालना था। इस पे रेट लगाएं जी। 31/12/5 के साल का रेट क्या है, 35%, कितना आ गया, 3.325। तो ये आपने डेफर टैक्स लायबिलिटी अकाउंट बना के यकम जनवरी 2006 पे सवाल शुरू करना था। 3.325। तो ये ब्रॉड डाउन कितने लोगों ने सही निकाल लिया था होमवर्क में? ओके, कितने लोग हैं जिसका नोट जाके बना लेंगे क्वेश्चन 5 का? हाथ खड़ा करें। नोट का सॉल्यूशन बना हुआ है, नोट सॉल्यूशन में बना हुआ है, आपने बस इसको चेक करना है बना के। जी कल वाले नोट्स निकाल लें भाई, आगे आ जाओ फर्स्ट रो में, कल वाले नोट्स निकाल लें। पॉइंट नंबर 1, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लेक्चर 1, ये कल हो गया था। पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लेन्ड इनकम स्टेटमेंट अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग deferred tax expense, recording reversal and made revision of this approach, question bank question 2 and 3. Okay. भाई नॉर्मली इधर से
नॉर्मली ब्लैक मार्कर ला दो भाई, ब्लैक मार्कर। नॉर्मली वी यूज अ लेंथी अप्रोच आमतौर पे हम लेंथी अप्रोच यूज करते हैं डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए। उसामा भाई आमतौर पे हम डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए एक लेंथी अप्रोच यूज करते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस ब्रॉट डाउन सवाल में दिया होता है या इस तरह निकालना पड़ता है, कैरी डाउन टैक्स बेस के, और कैरी डाउन भी निकालना पड़ता है। उसके लिए हम बैलेंस शीट की कैरिंग अमाउंट्स उठाते हैं, बैलेंस शीट के टैक्स बेस उठाते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं, फिर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली वी यूज दिस अप्रोच इन कैलकुलेटिंग द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फिर जो बैलेंसिंग आता है, हम कहते हैं ये पिछले साल के डिफरेंसेस थे, जैसे कल वाली क्लास पिछले साल के एंड तक 250 का डिफरेंस था, दूसरे साल के एंड पे हमने देखा था 500 का डिफरेंस था। तो 250 और 500 के डिफरेंस पे दोनों पे अलग अलग रेट लगाया था और डीटीई बैलेंसिंग आया था। वो एक साल की फिगर होती है, डेट इज डीटीई बैलेंसिंग। लेकिन इस डीटीई को बैलेंसिंग निकाले बगैर इस डीटीई के निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। वो शॉर्टकट तरीका क्या है? डेट इज कॉल्ड एज इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। डेट इज कॉल्ड एज इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। वो क्या है? यू कंपेयर टू थिंग्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट से मतलब है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड यू कंपेयर टैक्सेबल प्रॉफिट। कंपेयर अकाउंटिंग प्रॉफिट विद टैक्सेबल प्रॉफिट, you will get difference and then you are supposed to calculate tax. Now the figure, वो जो टैक्स की फिगर है उसको आप यहां लिख सकते हैं। अगर इधर अगर उधर से साबित हुआ रिकॉर्डिंग है तो इधर लिखेंगे रिकॉर्डिंग, और अगर उधर से साबित हुआ कि रिवर्सल है तो इस साइड पे लिखेंगे। रिकॉर्डिंग इस साइड पे लिखेंगे, रिवर्सल इस साइड पे लिखेंगे। ओके, दिस अप्रोच विल वर्क अगर टेम्परेरी डिफरेंस ना हो, वह परमानेंट डिफरेंस ना हो। अगर परमानेंट डिफरेंस है तो फिर आपने क्या करना है, आपने परमानेंट डिफरेंस को एडजस्ट करना है। इसलिए आज के बाद इसका नाम अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं रखना, इसका नाम रखना है एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्या नाम? एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो कंपेयर द एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट विथ टैक्सेबल प्रॉफिट, उसके बाद डिफरेंस लें, फिर टैक्स लें। एडजस्टेड फॉर व्हाट? एडजस्टेड फॉर फाइन, एडजस्टेड फॉर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड, एडजस्टेड फॉर एग्जैम्प्ट इनकम। जो परमानेंट डिफरेंसेस होते हैं उनको एडजस्ट करके यू विल फाइंड द एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट। उसके बाद आप टैक्सेबल प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे, आपको डिफरेंस नजर आएगा, वो डिफरेंस पे रेट लगाएंगे तो वो या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग होगी या रिवर्सल होगी। ओके, अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि आपको एक क्लास में 4 रूल तो लिखवाए थे, 5वां और 6वां रूल भी लिखवाया था। 5वां और 6वां रूल जरा लिखवा दें, क्या था? इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट, खोलें खोलें खोलें, कहां था? इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन टैक्सेबल प्रॉफिट, then it will result in बोले ढूंढे, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस which will result in डेफर्ड टैक्स। इसको एज अ रूल याद कर लें, पेपर में सोचने का टाइम नहीं होता। उस दिन मैंने सोचवाया था बट बार बार मैं नहीं कर सकता, इट विल टेक टाइम। अच्छा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होनी चाहिए? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। इसका मतलब है डीटीई डेबिट, डीटीएल क्रेडिट। तो ये रिकॉर्डिंग है, इट इज कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस, इट इज कॉल्ड एज एंड वाइस वर्सा। If accounting profit is, then it will result in, which will give us, how can I pass the journal entry of deferred tax asset? Deferred tax asset debit, deferred tax expense
क्रेडिट, एक्सपेंस कम हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज रिवर्सल। अगर आपका कुछ भी याद करने को दिल नहीं चाह रहा, ना करें। अकाउंटिंग प्रॉफिट जब ग्रेटर आए तो आपने रिकॉर्ड कर देना डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, और अकाउंटिंग बस ये इतनी सी बात याद रखनी है, ये जो पहला बनाया है बस ये रिकॉर्डिंग, दरमियान वाली बात बेशक भूल जाए, क्योंकि ये अप्रोच खत्म हो चुकी है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कभी कभी आई कैप एक दो दफा दे रहे हैं, ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच अब नहीं है, स्टैंडर्ड में तो खत्म हो चुकी हुई है। तो इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन टैक्सेबल प्रॉफिट, बस उधर जाएं, छोड़े परे सारी बातें, इट इज कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए साइड बताएं, ये क्रेडिट साइड, एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। और रिवर्सल के लिए साइड बताएं, एसेट या लायबिलिटी, इस इधर जो मर्जी लिख दें आप, वो आपकी मर्जी, एसेट लायबिलिटी डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, इट इज कॉल्ड एज, बोले रिवर्सल। ओके, जी सवालों पे अप्लाई करें, ये सारी हवाई बातें हैं, ऐसे नहीं समझ आनी। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 2 निकालें किताब में, पेज नंबर सॉल्यूशन सिर्फ सॉल्यूशन, पेज 358, पेज 358, सारे मुतवज्जे हो जाए, पेज 358। अच्छा जी, वर्किंग सफे का टॉप, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। जी व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 120। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टेम्परेरी डिफरेंस है, इंटरेस्ट टेम्परेरी डिफरेंस है, पेमेंट और एक्सपेंस बेस का मसला होगा, इंटरेस्ट रिसीव टेम्परेरी डिफरेंस है, वारंटी आपको पता है टेम्परेरी डिफरेंस है, प्रोविजन की जाए पेमेंट रिकॉर्ड होगी, फाइन ये टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है, ये कौन सा डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस है। टैक्स डेप्रिसिएशन टेम्परेरी डिफरेंस है, इंटरेस्ट पेमेंट बेस पे माइनस हो रहा है, ये टेम्परेरी डिफरेंस था, इंटरेस्ट इनकम टेम्परेरी डिफरेंस था। मुझे ये सारा पता है इसलिए पढ़ना पड़ा कि मैंने आपको सवाल नहीं पढ़ाया था, सवाल पढ़ाया होता तो फिर आप फौरन कहते यार ये फिर फाइन है इसके अंदर परमानेंट डिफरेंस। तो व्हाट इज परमानेंट डिफरेंस? फाइन। ओके, नाउ ट्राई टू पिक अप द फिगर्स। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? 125,000. What is exempt income? 0. What is deduction not allowed? किताब की तरह देखें, किताब के सोल्यूशन की तरह देखें। What is deduction not allowed? How much? ये प्रॉफिट में क्या हुआ है? इधर भी ऐड करना है, इधर भी ऐड, एडजस्ट इसी तरह करना है, इधर भी ऐड करना है, क्योंकि यहां तक पहुंचते माइनस हो चुका होता है ना, इधर भी ऐड करना है। कितना आ गया? 6,000 इज इक्वल टू 131,000। ओके, टैक्सेबल प्रॉफिट 130,550। इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द डिफरेंस कितना आया? 4 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। 450 इंटू रेट, रेट इधर ही करंट टैक्स की ना क्वेश्चन ना देखो, क्वेश्चन तो मैंने खुलवाया ही नहीं हुआ भाई। रेट देखें, टैक्स एट द रेट ऑफ, जी बोले 135। डेफर टैक्स लायबिलिटी, डेफर टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करने की एंट्री बताएं। डीटी डेबिट, अच्छा मुझे नहीं पता, हो सकता है वो एसेट अकाउंट हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो एसेट अकाउंट हो, बस लायबिलिटी बढ़ानी है, लायबिलिटी बढ़ानी है। हो सकता है एसेट हो, तो अगर एसेट ओपनिंग पड़ा हुआ एसेट कम कर देंगे, तो कभी भी इस चक्कर में ना पड़िएगा ये लायबिलिटी है या एसेट है, बस ये वाली साइड सही चूज होनी चाहिए। अच्छा, लायबिलिटी रिकॉर्ड करने की वैसे एंट्री बता दें आम हालात में। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट।
आप बता दें वो वाली एंट्री साबित हुई है। तो व्हाट इज दिस 135? रिकॉर्डिंग और रिवर्सल? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए कौन सी साइड? अब ये बैलेंसिंग नहीं निकला, ये शॉर्टकट से निकला है। कितना? 130। अच्छा जरा इस सवाल में जाए, कहीं नीचे निकला होगा 135, लेकिन इस सवाल में तो बैलेंसिंग निकला हुआ है। इस सवाल में तो क्यों? ये सवाल मैंने आपको करवाया नहीं और ना मैंने आपको करवाना। इस तरह का एक और सवाल मैंने आपको क्लास में करवा दिया था। ये 135 बैलेंसिंग निकला हुआ है। क्यों बैलेंसिंग निकला हुआ है? क्योंकि 1335 ऊपर से आ रहा है। देखें कैसे आ रहा है, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स, वो जो पुरानी अप्रोच है, पुरानी अप्रोच से कैरी डाउन निकला हुआ है। और बैलेंसिंग क्या आया हुआ है? 135। लेकिन अभी हमने 135 को बैलेंसिंग निकाला है या शॉर्टकट से निकाला है? अब इसी सफे के ऊपर 135 पे स्टार लगाएं। ये जो बैलेंसिंग निकला हुआ है 135, स्टार लगाएं और सफे के टॉप पे लिखें शॉर्टकट वे। फर्स्ट रो में आ जाए, शॉर्टकट वे। शॉर्टकट वे ये छोटा सा है, करें नोट। आ जाओ, इधर सेकंड रो में आ जाए। हाथ खड़ा करके नोट कर लिया तो ओके। आगे चले भाई। पेज 359, पेज 359। आपको इंटरटेनमेंट नजर आ रही है? इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट के आगे लिख लें नॉट अलाउड। ये मैं सवाल पढ़ के आया हूं इसलिए मुझे पता है। इंटरटेनमेंट नॉट अलाउड है, ये सवाल में लिखा हुआ है। अगर नॉट अलाउड है तो इसका क्या मतलब है? ये परमानेंट डिफरेंस है, टेम्परेरी डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस है। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, अगला सफा मत करें, आप जो है वो डायरेक्ट निकाल लें डीटीई बैलेंसिंग कितना आना चाहिए। पेज 359 आंसर नंबर 3। सवाल खोले बगैर ही कर दें, सवाल खोलने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन से ही नई अप्रोच सीखें।
जी बोले, अगले सफे पे जाके जरा चेक करें, डीटीएल अकाउंट में कहीं बैलेंसिंग निकला होगा, कितना निकला है, वहां पे स्टार डाल के लिखे मैंने पिछले सफे पे शॉर्टकट से निकाला है, इसी तरह लिखिएगा जरा, लैंग्वेज ऐसी ही हो, मैंने पिछले सफे पे शॉर्टकट से निकाला है। I think now you are comfortable with this approach. लेट आए थे आप क्या? ये बात समझ नहीं आई? हाँ मेरे भाई देखें इधर, ये जो वर्किंग होती है ना आज तक डेफर्ड टैक्स की, जो कैरी डाउन होता है, ये जो कैरी डाउन होता है डेफर्ड टैक्स का, ये कैरी डाउन जो है सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस का होता है। ये कैसे निकलता है कैरी डाउन? इसके पीछे एक वर्किंग होती है, वो याद है, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, उसमें पीपीई आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आता है, वारंटी एक्सपेंस आता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल आता है, प्री पेमेंट्स आती हैं, अनअर्न्ड रेंटल इनकम आती है। वहां कभी फाइन आया है? वहां कभी एग्जेम्प्ट इनकम आई है? क्यों? क्योंकि वो एक टेम्परेरी डिफरेंस है या परमानेंट डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस है। तो मेरे भाई एडजस्टेड फॉर व्हाट प्लीज? एडजस्टेड फॉर व्हाट? ओनली फॉर परमानेंट डिफरेंसेस। अगर परमानेंट डिफरेंसेस से खत्म कर दें आप, तो फिर कौन से डिफरेंसेस बचेंगे? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। हमें टेम्परेरी डिफरेंस चाहिए होते हैं। ये कौन सा डिफरेंस था? परमानेंट। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए फाइन क्या हो चुका था? माइनस। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए फाइन क्या हो चुका था? हमने उसे क्या कर दिया? ऐड। ऐड करने से क्या हुआ? परमानेंट डिफरेंस मौजूद रहा या खत्म हो गया? ये मत समझे कि आपने परमानेंट डिफरेंस जबरदस्ती ऐड किया, मैंने नहीं ऐड किया। यहां तक पहुंचते हुए फाइन क्या हो चुका था? माइनस। उसे बस रिवर्स कर दे, खत्म कर दे। अच्छा जी, ये इस सवाल में क्या था भाई बताएं जरा। प्रॉफिट कितना था? 170। अच्छा जी, परमानेंट डिफरेंस कौन सा था? आपको इंटरटेनमेंट सवाल देख के पता चलेगा कि परमानेंट है जी। कितना? 190, 1725, 172.5। इफ अब इसको तो छोड़े, 20, व्हाट इज दिस? Taxable temporary difference. TTD will always create DTL. DTL रिकॉर्ड करने की एंट्री, DT डेबिट, DTL इज इट रिकॉर्डिंग और रिवर्सल? रिकॉर्डिंग। DT डेबिट, DTL क्रेडिट। इस साइड पे आना है। कितना? 6.75। So it is how you will calculate these figures. Clear? जो भी एक्सपेंस डिसअलाउड है, मिसाल के तौर पे फाइन है या सवाल किसी को डिसअलाउ कह दे, तो उसे अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड करेंगे। एग्जेम्प्ट इनकम हुई तो उसे अकाउंटिंग से, जो परमानेंट डिफरेंस है बस दो ही है, डिडक्शन नॉट अलाउड और एग्जेम्प्ट इनकम, बस उसको एडजस्ट करना। ये अप्रोच किताब में भी एक सफे पे लिखी हुई है। यू कम ऑन पेज नंबर 320। Come on, page 320, please. Income statement approach, page 230. Sorry, transposition error. Page 230. Income statement approach. We compare. बताएं. We compare adjusted accounting with the to calculate
deferred tax expense, liability नहीं. If adjusted accounting profit is greater than, then it will result in deferred tax expense या reversal, recording या reversal. Approach. अच्छा, ये अप्रोच ना ऐसे है, मैंने तो कॉलम्स में नोट की हुई है. अकाउंटिंग प्रॉफिट पकड़ना है, उसमें ऐड क्या करना है, डिडक्शन माइनस क्या करना है, इसका नाम क्या होगा बताएं, इसका नाम क्या होगा, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट. इसे कंपेयर किससे करना है, फिर क्या आ जाएगा, फिर उस पर क्या लगाना है, रेट, फिर क्या आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स. Income statement approach is used in paper if carrying amount and tax based data is not given in question. वो लिख लें आगे इसका रेफरेंस. पास पेपर का क्वेश्चन 7 है, मैंने किसी लेक्चर में डाल के करवाया था, लेकिन रेफरेंस में पास पेपर का सिर्फ क्वेश्चन 7 है और आज तक कोई सवाल नहीं आया. फिर ये अप्रोच क्यों कराई जा रही है वो फिर मैं बता दूंगा आपको. ओके, पास पेपर क्वेश्चन 6 आपको होमवर्क में दिया था एक दफा, निकालें जी. वो पेज 328 पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन में आए जी, नजर मारें, परमानेंट डिफरेंसेस ढूंढें. पॉइंट नंबर 5 आ रहा है, पेनल्टी टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट ड्यू टू नॉन कंप्लायंस. ये परमानेंट डिफरेंस है. अच्छा, इसके अलावा एक और भी परमानेंट डिफरेंस आ रहा है. सफे के टॉप पे आए, पेज 328 है, सफे के टॉप पे है, कैपिटल गेन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ये दो के कौन से डिफरेंसेस हैं, परमानेंट. अब ऐसा करें, इसकी करंट टैक्स की वर्किंग खोलें. पेज नंबर 340. पेज नंबर 340 पे मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, नई अप्रोच से डीटीई की रिकॉर्डिंग या रिवर्सल निकाल दें. पेज नंबर 340, जल्दी करें. पेज 340, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएं. एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट. करंट टैक्स में आपने स्टार लगा लिया परमानेंट डिफरेंसेस को ढूंढ के. पहले परमानेंट डिफरेंस ढूंढें, फिर उसके बाद शुरू करें. ओके, व्हाट इज अकाउंटिंग, कितनों का हो गया हाथ का करें. व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, 80. बट आई नीड एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट. आई नीड एडजस्टेड फॉर व्हाट, फॉर permanent. Permanent differences are only 2: deductions not allowed and exempt incomes. जी बोले. प्लस माइनस 5 is equal to 76. What is taxable profit? 80.1. Difference 9.11. Tax 2.92. It is less. डेफर्ड टैक्स एसेट बनाने की एंट्री क्या हो सकती है? डेफर्ड टैक्स एसेट बनाने की एंट्री, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, एक्सपेंस कम करना है. एक्सपेंस क्या करना है? इज इट रिवर्सल?
अच्छा एंट्री बेसिस सोचे, एंट्री पोस्ट कराना, इस अकाउंट में ब्रॉड डाउन डीटीएल पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने एंट्री में फिर स्लैश डीटीएल लिख दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीटी ए डेबिट, डीटीई, डीटीए या एल डेबिट, डीटीई क्रेडिट, सो इट इज ए रिवर्सल। जाके देखें उधर से भी ऐसे ही आ रहा है। अगले सफे पे जाके वर्किंग नंबर 3 देखें, 2.92 आ रहा है, लेकिन कैसे निकला हुआ है? बैलेंसिंग निकला हुआ है। कितने लोगों में इस सवाल से निकल आया था? जरा हाथ खड़ा कर दें। इस सवाल में तो निकल आया था ना? बस ठीक है, इट्स ओवर, काफी ये अप्रोच रिवाइज हो गई है। ओके नेक्स्ट, अब आप ये सफा किताब को खोली रखें, लेक्चर 15। आप जरा पॉइंट 2 पढ़े, समझ आ रहा है? एक्सप्लेन इनकम स्टेटमेंट अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, रिकॉर्डिंग रिवर्सल एंड मेड रिवीजन ऑफ दिस अप्रोच यूजिंग क्वेश्चन बैंक 2, 3 आगे एंड पास्ट पेपर 6। और पास्ट पेपर 6 पे भी हमने अप्लाई करके देखी ये अप्रोच। ओके तीसरी चीज भाई हमने पढ़नी है, एक्सप्लेन रिकॉन्सिलिएशन इन नोट विद परसेंटेज। एक्सप्लेन रिकॉन्सिलिएशन इन नोट विद परसेंटेज। अच्छा भाई इसी सफे पे रहें जरा, पूरा सवाल किताब का सॉल्यूशन खोला मैंने, इट्स ओवर फ्रॉम माई, इट्स ओवर। अच्छा जी, रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट क्या होता है? रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट, प्रॉफिट बिफोर, किसके बाद, किसके बाद टैक्स। इधर भी आपको पता है सिर्फ अगर रिकंसाइल ना हो रही हो तो परमानेंट डिफरेंसेस आते हैं और उनके साथ साइन वही वाला यूज होता है, एड टैक्स ऑन एक्सपेंस नॉट अलाउड लेस टैक्स ऑन एग्जैम्प्ट इनकम। अच्छा ऐसा करें, आपने ना रिकॉन्सिलिएशन को नहीं देखना, हाँ रेट चेंज भी आता है, इधर रेट चेंज भी आता है, इस सवाल में है नहीं। अच्छा आपने भी रिकॉन्सिलिएशन में ना इन फिगर्स को नहीं ढूंढना, करंट टैक्स की वर्किंग से पीबीटी ढूंढ दे। मैं डायरेक्ट रिकॉन्सिलिएशन बनवा देता हूं, करंट टैक्स की वर्किंग से पीबीटी ढूंढ दे 80, करंट टैक्स की वर्किंग से टैक्स रेट ढूंढ दे 32%। अच्छा जी बोले 80 इंटू 32% कितना आया? 25.6। ओके सवाल में कहीं ढूंढे जो डिडक्शन नॉट अलाउड है, पेनल्टी है, पेनल्टी की फिगर बताएं। 1 पे रेट लगाएं 32%, 0.32। सवाल में कहीं ढूंढे एग्जेम्प्ट इनकम करंट टैक्स की वर्किंग में कितनी? 5 पे रेट लगाएं। ये वही सवाल है जो आपको होमवर्क में एक दिन दिया था, कितना? 1.6। जी बोले 24.32। It is how we prepare reconciliation. It is how we prepare reconciliation. ये तरीका है reconciliation बनाने का। Okay, but it is called as reconciliation in rupees. पेपर में आज तक कभी reconciliation परसेंटेज में नहीं मांगी, लेकिन आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में रिकॉन्सिलिएशन परसेंटेज से भी दी हुई है। रिकॉन्सिलिएशन परसेंटेज से भी बन सकती है, उसका बड़ा आसान तरीका है। उसका यह तरीका है कि आपने हर फिगर को पकड़ना है, 1, 2, 3, हर फिगर को पकड़ना है
और पकड़ के पीबीटी से डिवाइड कर देना, बस जो मर्जी फिगर पड़ी हो यहां पे 1 2 3 4 रेट चेंज वाली पड़ी हो, वो भी जितनी फिगर्स यहां पे पड़ी हैं उसको पकड़ के पीबीटी से डिवाइड कर देना है बस। रिकॉन्सिलिएशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रुपीस से। बोले परसेंटेज में। 25.6 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 वेट 0.32 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 आगे 1.6 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। ठीक है, 100 मैंने इसलिए बोला ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ है 0.42%। ओके, साइन लेस भाई जी सबर 30.4 एग्जैक्ट 30.4। अच्छा, अब एक काम करें, अब इसको भी जरा डिवाइड करके देखें 80 से, इसको भी जरा डिवाइड करके देखें 80 से। कोई कमाल तो नहीं है, मैथमेटिकल सी बात है। इसको भी डिवाइड करें 80 से, क्या आ गया? 30.4। नाउ यूजर्स आस्क अ क्वेश्चन, हमने गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है? 32% देना है या नहीं? हमने कहा नहीं यार, हमारा इस साल का इफेक्टिव टैक्स रेट 30.4% है। यूजर्स ने कहा क्यों? आपने कहा हाँ, हुकूमत का रेट तो 32% है, लेकिन हमारी कंपनी का रेट इस साल 30 रहा है। यूजर्स ने पूछा क्यों? हमने कहा इसलिए कि हमने एग्जेम्प्ट इनकम ज्यादा कमाई थी और नॉट अलाउड की फिगर्स कम थी। जब एग्जेम्पशंस एंजॉय कर रहे हो तो टैक्स रेट इफेक्टिव कम हो जाना चाहिए या बढ़ जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। हम एग्जेम्प्ट इनकम्स एंजॉय कर रहे हैं। जब एग्जेम्प्ट इनकम्स एंजॉय कर रहे हैं तो जो लोग एग्जेम्प्ट इनकम्स एंजॉय नहीं कर रहे उनके लिए रेट है 32%, लेकिन हमारे लिए रेट गिरते 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 30 पे क्यों पहुंच गया? क्योंकि हमारी एग्जेम्पशंस ज्यादा हैं 1.6, लेकिन हमारी इधर से भी देख लें 5 एग्जेम्प्ट इनकम है और 1 फाइन है। हमारी एग्जेम्पशंस ज्यादा है और नॉट अलाउड हमारे, लेकिन अगर हमारे नॉट अलाउड ज्यादा होते और एग्जेम्पशंस, तो रेट हमारा क्या हो जाता? 32 से भी बढ़ जाता। तो इट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। ये ऐसा कब करना है पेपर में? जब कभी वो सवाल में कह दे प्रिपेयर रिकॉन्सिलिएशन इन, अगर ना मांगे तो हमेशा किस में बनानी है? रुपीस के अंदर बनानी है। बनाए इस किताब पे राइट साइड पे बना ले। राइट पे जगह नहीं है, लेफ्ट पे बना ले। असूल लिख लें पहले। रिकॉन्सिलिएशन परसेंटेज में बनाने के लिए सारी फिगर्स को पीबीटी से डिवाइड कर देंगे, बस ये रूल है सिंपल सा। रिकॉन्सिलिएशन को परसेंटेज में बनाने के लिए सारी फिगर्स को किससे डिवाइड कर देंगे? पीबीटी से। अच्छा, लॉजिक समझ आइए। रेट कम क्यों है हमारा? क्योंकि हमारी एग्जेम्प्ट इनकम्स ज्यादा है। इसका नाम रखते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कितना निकला है? 30%। लोगों के लिए रेट क्या है? 32, लेकिन हमारे लिए रेट क्या बना? 30, क्योंकि हम एग्जेम्पशंस एंजॉय कर रहे हैं।
चलें भाई, इसको रिवाइज करें जरा, फिर खत्म करें इस कॉन्सेप्ट को। रिकॉन्सिलेशन परसेंटेज में भी सिखानी थी आपको। पेज 348 पे आए, पेज 348। परसेंटेज में बनी हुई रिकॉन्सिलेशन हाथ से छुपा दें। पेज 348। परसेंटेज में बनी हुई रिकॉन्सिलिएशन हाथ से छुपा दें और अभी कुछ ना करें। मुझे नहीं पता, खोलिए पेज 348। आई डोंट नो व्हाट इज 152, आई डोंट नो व्हाट इज 3.6, आई डोंट नो व्हाट इज 2.5। Solve the calculator and tell me what is the rate, what is the rate for people 30%. Tell me what is the effective rate for us. हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव रेट निकाल के दें, जल्दी करें। कैलकुलेटर को रख दें आप रिकॉन्सिलिएशन पे, छुपाएं रिकॉन्सिलिएशन। यहां बनी हुई है, ये ऐसी अटेम्प्ट थी जिसमें आई कैप ने परसेंटेज में भी दी। देख के बताइए, कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करके सबको कैलकुलेट करने दें। सफे के लेफ्ट साइड पे जगह परसेंटेज जो जो निकलती रही वहां लिखते रहे। कैलकुलेटर से छुपा दे रिकॉन्सिलिएशन को। सफे के लेफ्ट साइड पे जगह, लेफ्ट साइड पे, वहां परसेंटेज लिखते रहे जो जो आ रही है। देख रहे जी, कितना कैलकुलेट कर लिया, जरा हाथ खड़ा करें। ओके, टेस्ट बनना शुरू हो गया ना अगले वाला। हाँ, अभी से बनाओ, रोजाना दो दो करके एडजस्टमेंट्स डालेंगे, अच्छा टेस्ट बन जाएगा। वो जो मैंने सुबह बताई थी वो भी एडजस्टमेंट डाल लेंगे। हाँ, वो भी डाल देना। ओके, एक ही सवाल आएगा IAS 12 का आपको सैटरडे को। टेस्ट जरूर देने, अच्छा टेस्ट होगा। पिछला टेस्ट इतना अच्छा नहीं था क्योंकि अभी IAS 12 थोड़ा पड़ा हुआ था। ओके, आए जी, वापस आ जाए लेक्चर 15 पे। एक्सप्लेन रिकॉन्सिलिएशन इन नोट विद परसेंटेज। कौन किताब का कौन कौन सा सफा खोला था? सफा नंबर लिख लें। 348, वो तो अभी खोला था ना, इससे पहले भी एक खोला था। 340 और 348 किताब का सफा नंबर लिख लें ताकि घर जाके रिवीजन करनी आसान हो जाए। दो बातें सीखी हमने। नंबर 1, DTL अकाउंट जो बड़ा सा बनता था उसमें जो DTE बैलेंसिंग आता था उसे शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यह सीखी कि रिकॉन्सिलिएशन हमेशा रुपीज से बनती थी, अगर चाहें तो परसेंटेज से भी बना सकते हैं। लेकिन एक और बात बता दें, अगर पेपर में कभी वो मांगे ही परसेंटेज में, तो फिर 2 कॉलम बनाएंगे या सिर्फ परसेंटेज वाला? तो रुपीज वाला कहां बनाएंगे? रफ वर्किंग में रुपीज वाला बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है रुपीज वाले के बगैर आपको परसेंटेज वाला नहीं होगा, तो इसलिए उसको बनाना पड़ेगा रुपीज वाले को फिर भी। ओके, चलें जी, क्वेश्चन 1 हमने शुरू करना था आज। कल ही शुरू करने की नियत थी, मेरा तो ख्याल था कल ही ये सारा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 1, डिस्कस करंट एंड डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फॉलोइंग। चलें जी, पढ़ें एडजस्टमेंट 1 और 2। पढ़े 10 मिनट बाद रिवैल्यूएशन शुरू होने लगी FR1 वाली।
फिर कल रीवैल्यूड एसेट की डेफर्ड टैक्स हम निकालेंगे। ओके, बातें करने का टाइम नहीं दिया। डिस्कस करंट एंड डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फॉलोइंग। नंबर 1, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज अ नेट डेटर ऑफ 73,000। बैलेंस शीट में क्या पड़े हुए हैं? नेट डेटर कितने? 73,000 से। नेट किससे हुए होंगे? अच्छा, बैलेंस शीट में प्रोविजन कौन सी वाली आती है? एज ऑन वाली, फॉर द ईयर वाली? एज ऑन वाली। बैलेंस शीट में एज ऑन वाली। बैलेंस शीट में हर बैलेंस एज ऑन वाला होता है, लेस प्रोविजन। ओके। द बैलेंस शीट शोज अ नेट डेटर ऑफ 73,000. The receivable figure is shown net of an allowance for doubtful debt of 7,000. It is net of an allowance of 7,000. ओके, रिवर्स वर्किंग का क्या तरीका है? 73 में से 7 माइनस कर दें तो जुदा पड़ेगा। क्या करें? ऐड कर दें। अब रिवर्स नहीं, अब नॉर्मल चल के देख लें। 73 ही आ रहा है जवाब। दोबारा पढ़े। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज द नेट डेटर ऑफ 73. The receivable figure is shown net of an allowance of doubtful debt balance of this. The figure is net. अगर द फिगर इज नेट तो फिर ये प्रोविजन का कौन सा बैलेंस है? एज ऑन या फॉर द ईयर? द फिगर इज नेट। बैलेंस शीट वाली फिगर किससे नेट हो सकती है? फॉर द ईयर प्रोविजन से या एज ऑन से? एज ऑन से। दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट सच एन अलाउंस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। पहली दफा ये अलाउंस रिकॉग्नाइज हुआ है, इससे पहले ये नहीं था। ठीक है, कोई मसला नहीं। प्रोविजन का अकाउंट बना लेते हैं। कैरी डाउन बता दें। एक्सेलेंट, 7,000. इट इज द फर्स्ट टाइम दैट इट इज रिकॉग्नाइज्ड। ब्रॉट डाउन 0। आपको याद है इधर राइट ऑफ बैलेंसिंग आता था, इधर एक्सपेंस बैलेंसिंग आता था। अब क्या बैलेंसिंग आ रहा है? राइट ऑफ या एक्सपेंस? कितना? 7,000. Our deduction for debt is only allowed for tax purposes when the debtor enters liquidation. क्या होता है? एक्चुअल बैड डेट, जिसको हम बैड डेट राइट ऑफ कहते थे। जब डेटर पैसे लेके एक्चुअली भागेगा फिर बैड डेट माइनस करने देंगे। इसको लिक्विडेशन का मतलब है एक्चुअल राइट ऑफ, यानी जो बैड डेट राइट ऑफ होता था तब तक टैक्स वाले माइनस नहीं करने देंगे। ओके, इट्स ओवर। चलें जी, इसके इफेक्ट बता दें करंट और डेफर्ड टैक्स पे। करंट टैक्स पीबीटी तो सवाल में गिवन नहीं, कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें लेस होती हैं। और एक और कैलकुलेशन होती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर। ओके जी, बता दें ब्लू मार्कर और रेड मार्कर कितना रिवर्स करूं? 7,000। और कितना रिकॉर्ड करूं? याद है इधर राइट ऑफ आता था। कैसे पता चला ये ब्रॉट डाउन 0 है? कैसे पता चला ये कैरी डाउन है? उसने कहा कि बैलेंस शीट वाली फिगर में से ये माइनस हुआ है। तो बैलेंस शीट वाली फिगर में से कौन सा बैलेंस माइनस होता है? कैरी डाउन माइनस होता है। ओके, एक्सपेंस को रिवर्स करें। इसका नाम हमने रखा था बैड डेट एक्सपेंस। कितना? और बैड डेट सवाल में गिवन नहीं। क्लियर? समझ आ गई यहां तक बात?
ओके, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और डिफरेंस। जी, प्रोविजन हाउ मच 7। टैक्स वालों की नजर में प्रोविजन का सबूर होगा 0। अगर आपने ये शो नहीं करना तो एक ऑल्टरनेट वे भी है। अब आप ये ना कहिएगा कि मैं दूसरी लाइन डाल रहा हूं, एक ऑल्टरनेट वे है, या ऐसे शो कर दें या ऐसे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप डेटर शो कर दें, आप डेटर शो कर दें, डेटर शो कर दें, फिर प्रोविजन शो नहीं करेंगे। फिर एक ही चीज हो सकती है ना, या डेटर आ सकते हैं, लेकिन फिर डेटर शो कर दें। आप बता दें अकाउंटिंग वालों के कितने डेटर हैं बैलेंस शीट में? 73। लेकिन टैक्स वालों के डेटर कितने हैं? जरा नजर मारे, 80। एज पर अकाउंटिंग रूल्स 80 माइनस 7 73। एज पर टैक्स रूल्स देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर मैं टैक्स वालों की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं ये 80 के सामने क्या लिखूंगा? 80, 7 के सामने 0 और 80 माइनस 0 80। इट विल गिव द सेम रिजल्ट, इट विल गिव द सेम रिजल्ट। तो पेपर में कभी डेटर भी आपको दे सकता है, पेपर में कभी डेटर भी आपको दे सकता है। तो असूल क्या पता चला, अगर कभी पेपर में डेटर दे दे तो अकाउंटिंग वालों ने तो प्रोविजन माइनस की होगी, ठीक है। तो अगर हम इस फिगर को सामने रख के फौरन आपसे कोई पूछे, एमसीक्यू आए पेपर में, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेटर? 73। व्हाट इज द टैक्स बेस ऑफ डेटर? अब आप कहेंगे हमें तो टैक्स बेस ऑफ डेटर पढ़ाई नहीं थी क्लास में। नहीं, कोई मसला नहीं। आपने सोचा हमें टैक्स बेस ऑफ डेटर क्लास में नहीं पढ़ाई हुई, हमें प्रोविजन की टैक्स बेस क्लास में पढ़ाई हुई है। व्हाट इज द टैक्स बेस ऑफ प्रोविजन? 0। व्हाट इज द टैक्स बेस ऑफ प्रोविजन? 0। देन 80 माइनस 0 80। तो बता दें इस डेटा को देख के, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 73। व्हाट इज टैक्स बेस ऑफ दिस? देन व्हाट इज 80 माइनस 0 80। तो इस तरह भी शो कर सकते हैं। ऑल्टरनेट तरीका क्या है? प्रोविजन। वो तो पुराना तरीका है, वो भी चला सकते हैं, वो भी चला सकते हैं, कोई सवाल ने सख्ती नहीं की। लेकिन मैंने वैसे ही कह रहा हूं, कभी एमसीक्यू आ जाए कि इतना सा डेटा देके कहे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बता दें, तो व्हाट इज कैरिंग अमाउंट, व्हाट इज टैक्स बेस? 80। बिकॉज उनकी नजर में प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? 0, 70। और इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये लायबिलिटी से मिलता जुलता अकाउंट है, ये एसेट से मिलता जुलता अकाउंट है। अगर ये ग्रेटर है तो ये डीटीडी ही है, ये एसेट है, ये अब एसेट है। तो ये लेस आ रहा है तो ये भी डीटीडीई है। ये रूल नंबर 2 था, ये रूल नंबर 3 था। ये लायबिलिटी से मिलता जुलता अकाउंट है, ये एसेट से मिलता जुलता अकाउंट है। बार बार याद करें, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? व्हाट इज टैक्स बेस ऑफ 7000? देन व्हाट इज टैक्स बेस? 80। सवाल में एक लाइन लिखी हुई है, पढ़े। सवाल में क्या लाइन लिखी हुई है? प्रोविजन का बैलेंस 0 आया है। दिस इज द फर्स्ट year that such an allowance has been, ये सवाल में लाइन लिखी हुई है। जी मैं आता हूँ, इसके कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग ये नोट करें क्वेश्चन। जी आप लोग इस वक्त करें, जब मैं डिस्कस करना हो पाऊंगा। किस चीज की? कैरिंग अमाउंट।
ओके, तो प्रोविजन की बजाय कभी कभी क्या गिवन हो सकता है, डेटर भी गिवन हो सकता है। अगली एडजस्टमेंट पढ़े, वो बड़ी आसान है। हाँ, एसेट की बजाय सेम रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन 1 पॉइंट नंबर 2, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज स्टॉक एट 5000। अच्छा जी, बैलेंस शीट में स्टॉक किस पे पड़ा हुआ है, 5000 पे। द फिगर इज शोन नेट ऑफ एनआरवी लॉस ऑफ, इसका मतलब है फिर होगा कितने का, वैसे एसेट होगा कितने का, 6000 का। इसमें एनआरवी लॉस कितना माइनस हुआ है। अच्छा जी, ये तो बैलेंस शीट में स्टॉक शो हुआ है, इसकी कॉस्ट कितनी है 6000 और इसकी एनआरवी तो हमने किस पे शो कर दिया होगा बैलेंस शीट में, लोअर के ऊपर। अच्छा, एज पर टैक्स लॉस देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, टैक्स वालों की नजर में एनआरवी लॉस कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें, बड़ी सिंपल सी बात, अकाउंटिंग वाले अपनी बैलेंस शीट में किस पे शो किए हुए हैं, और टैक्स वाले क्या कहेंगे अपनी बैलेंस शीट में किस पे रखो, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे या कॉस्ट पे। अगर टैक्स वालों की नजर में भी लोअर का कॉन्सेप्ट हो फिर ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं। बिल फर्स्ट टैक्स वाले कहते हैं हमारी नजर में एनआरवी का फिलहाल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर बता दें कि इन्वेंट्री अकाउंटिंग वालों की नजर में किस पे आएगी, 5 पे, और टैक्स वालों की नजर में 6 पे, किस पे, कॉस्ट पे। क्लियर। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आपने मुझे बताना है 1000 का क्या करना है, ऐड करना है या लेस करना है। बड़ा सिंपल सा है, एनआरवी लॉस है तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने एनआरवी लॉस को क्या किया हुआ है, लेस किया हुआ है। हम इसे क्या कर दे, ऐड कर दे। एनआरवी लॉस रिवर्स्ड, किन की रिक्वेस्ट पे एनआरवी लॉस रिवर्स कर रहे हैं, टैक्स वालों की रिक्वेस्ट पे। कितना एनआरवी लॉस, 1000, 1000 में चला गया, इधर रुपीज में हूं, चले खैर 1000 जी। लॉसेस को रिवर्स करने का तरीका बताएं, ऐड कर दें। नहीं वो वैसे ही मैंने बना दिया था, असल में एक्सप्लेन वो नहीं करना था, स्वाद में नहीं। अच्छा भाई, अगला सवाल, ये एनआरवी लॉस परमानेंट डिफरेंस है या टेम्परेरी डिफरेंस है, हमेशा के लिए फर्क आ गया है या अभी के लिए फर्क आया है सिर्फ। भाई मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस परमानेंट डिफरेंसेस आपको बता दिए हुए जो 2 हैं वही हैं, उसके अलावा और कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है। ये टेम्परेरी डिफरेंस है, वजह सुन लें क्यों, ज्यादा डिटेल में ना जाया करें। अगले साल पता क्या होगा, अगले साल ये स्टॉक बिक जाएगा, अगले साल से स्टॉक बिक जाएगा। जब अगले साल स्टॉक बिकेगा तो टैक्स वाले कहेंगे 6000 रुपए वाली चीज बिक गई, 6000 को एक्सपेंस में डाल दो, कॉस्ट ऑफ सेल में। अकाउंटिंग वाले कह रहे होंगे 6000 वाली चीज नहीं बिकी, कितने वाली चीज बिकी, 5000 वाली, तो अकाउंटिंग वाले 5000 को एक्सपेंस में डाल रहे होंगे कॉस्ट ऑफ सेल में।
तो इसलिए टैक्स वाले 1000 एनआरवी लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि अगले साल 1000 को कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बना के लेस कर देंगे। इसलिए इस इख्तलाफ में भी जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा डीप डाउन मत सोचें। एनआरवी लॉस भी एक टेम्परेरी सा इख्तलाफ है। टैक्स वाले भी 6000 को एक्सपेंस में डालेंगे, लेकिन कब? जब सेल हो जाएगा तो वो भी डाल देंगे। ऐसी बात नहीं कि वो ये वाला 1000 एक्सपेंस में नहीं, वो चला जाएगा। इसलिए टेम्परेरी सा डिफरेंस है। वो हर चीज की फिर लॉजिक दें, अगले सालों के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, वो बड़ा टाइम लग जाता है। ओके, एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब भी साथ ही ले लें। क्वेश्चन 65 की सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट खोलें। क्वेश्चन 65 की सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट, पेज नंबर 250। so एडजस्टमेंट नंबर 3, 250 एडजस्टमेंट नंबर 3। ओके, पढ़ें जी। सवाल है हमारा 14 का, अगले साल जाके देख लें, वो रिक्वायरमेंट अगले सफे पे। इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 0.5 मिलियन। अब ये क्या मैं लूं, इसको क्लोजिंग लूं ओपनिंग लूं, जरा सोचें। क्लोजिंग ही लेना बेहतर है, क्लोजिंग ही लेना बेहतर है। इसको ओपनिंग तो नहीं कह सकता मैं कि ये ओपनिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल है, क्लोजिंग ही होगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 0.5 मिलियन। इंटरेस्ट विल बी टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस। अब वो पहले मैं कहता था परसों वाला हैंड रिटन सफा निकालें, कल वाला हैंड रिटन सफा, वो पता नहीं कहां गया हुआ है, छोड़ें उसको। अकाउंट बनाए जी। अकाउंट का नाम इंटरेस्ट नहीं, रिसीवेबल नहीं भाई, वो सफे पे मैंने 2 नाम लिखे थे, या एक्सपेंस का अकाउंट बनता है या इनकम का, बस कोई तीसरा अकाउंट नहीं है। किस साल का? 14 का, ठीक है। अच्छा जी, रिसीवेबल आपने क्या बताया, ओपनिंग है क्लोजिंग है? क्लोजिंग रिसीवेबल। कितना? 0.5। ओके, क्लोजिंग रिसीवेबल किस साल रिसीव होगा? 15 में। तो 15 में तो कैश में जाएगा, तो 14 में कहां जाना चाहिए? इनकम में। 14 में कहां जाना चाहिए? मैंने कहा था इसको बैलेंसिंग लिखने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग इधर लिख लिया करना है, अगर ओपनिंग होता है इधर लिख लिया करना है। लेकिन अगर पूरा डाटा दिया हो, कैश कितना आया, प्रॉफिट लॉस, एग्रीमेंट क्या था, वो फिर पूरा अकाउंट बन सकता है, भी पूरा अकाउंट नहीं बन सकता। कितना आया? 0.5। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये कैरिंग अमाउंट में चला जाएगा 0.5 और टैक्स बेस 0 हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि अकाउंटिंग वाले कौन सी बेसिस, टैक्स वाले कौन सी बेसिस यूज करें? अच्छा, जहां तक सवाल है इसका, तो इनकम्स रिवर्स हो जाएंगी और कैश रिकॉर्ड हो जाएगा। इनकम्स रिवर्स करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम है, इनकम कैसे लेस करेंगे? कितनी? 0.5। कैश तो सवाल में दिया नहीं हुआ जी। अब आपका सवाल कौन सा? इसका ब्रॉड डाउन नहीं, ये देखें, अगर सवाल में सिर्फ रिसीवेबल एक देना तो फिर दूसरा रिसीवेबल नहीं होगा। अब सवाल को तो चलाना है ना, इस बेस पे तो नहीं छोड़ सकते कि रिसीवेबल नहीं दिए हुए। उससे पिछले साल को रिसीवेबल हो ही ना, उससे हमने पैसा इस साल रखवाया हो, कोई भी वजह हो सकती है। अच्छा, अगले सफे पे आए, पॉइंट नंबर 7। A telephone expense of 0.2 million incurred in 14 will be paid in 15। इसे क्या कहते हैं? Incurred in 14 but will be paid in 15। इसे क्या कहते हैं? पेएबल। अच्छा जी, टेलीफोन बिल, ये 14 का बिल 14 में पेएबल है, लेकिन पे कब होगा? अच्छा, कौन सा अकाउंट खोलें?
टेलीफोन एक्सपेंस का। ये तो वाजे तौर पे पता चला है क्लोजिंग पेएबल है। ओके, ओपनिंग पेएबल इधर आएगा, इधर क्या आएगा? क्लोजिंग पेएबल। जी, क्लोजिंग पेएबल बोले 0.2। ये पेएबल पे कब होगा? पेएबल पे कब होगा? तो अगले साल तो कैश आएगा अकाउंट में, इस साल अकाउंट में इसको अपोजिट साइड पे लिख दे। कितना? 0.2। अब इस एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे और 0.2 की टैक्स बेस 0 होगी। ओके, लेक्चर 15 पे आ जाए। भाई ये होमवर्क आपने किया था, इस होमवर्क में डब्बे में देखें नोट बना हुआ है, तो ये नोट आपने जरूर बनाने आज घर जाके। पेज 3 पे आए। हाँ, आप आए थे टाइम पे सुबह, उसमें गलती थी, मैंने सही करा दिया और सब नोट भी टैली करवा दिया बच्चों का सुबह सुबह ही। पहले 5-7 मिनट में हो गया था, 7:15 से लेके 7:22 तक ये करवा दिया था। सवाल में ये गलती थी, वो सही कराया था, टी काउंट सब सही करवा दिया है। ओके, पेज नंबर 3 पे आए। टाइम पे आया करें, आप लोगों के ज्यादा सवाल नहीं होंगे क्लास में। पेज नंबर 3। एक सवाल किसी ने पूछा था, इसके लिए 2 सवाल है, ये आपने खुद ही घर में करने हैं आज होमवर्क के तौर पे। सवाल में पॉइंट 2 पढ़ें, क्वेश्चन 1 में पॉइंट 2, अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन। मैं लेक्चर 15 पे हूं, पेज 3 पे। अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड ऑफ रुपीज 16 मिलियन। अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ है 16 मिलियन का। ओके, नीचे देखिए डिविडेंड का रेट क्या है? 12%। क्लियर? ओवर। मुझे ये बताएं, ये 12% डिविडेंड पे टैक्स इस साल देना है या अगले साल देना है? पॉइंट 2 में कहीं से ऐसा लिखा हुआ कि डिविडेंड मिला नहीं है, अभी मिलना है, तो मुझे तो फिर मैं तो यही अज्यूम करूंगा कि अदर इनकम में डिविडेंड, अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन। तो आप कह रहे हैं रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट एंट्री हुई है, मैं कह रहा हूं कैश डेबिट इनकम क्रेडिट एंट्री हुई है। मुझे तो ये लग रहा है, आप साबित करें रिसीवेबल डेबिट है, आप साबित करें। नहीं, अदर इनकम में तो पड़ा ही होता है, अदर इनकम में रिसीवेबल वाला भी पड़ा होता है, बट अगर रिसीवेबल है तो बताए क्या रिसीवेबल है। अभी ये रिसीव हो गया होगा या रिसीवेबल है, बस ये बता दें। नहीं रिसीव हुआ होगा। अच्छा, आईकैप के पास पेपर का सवाल है ये आईकैप के पास पेपर से मैंने एडजस्टमेंट उठाई है। सवाल पूरा वो नहीं है, सवाल कोई और है, आईकैप के पास पेपर से एडजस्टमेंट उठाई है। और आईकैप ने ये एडजस्टमेंट 2 दफा पूछी है, क्वेश्चन 1 का 2 और क्वेश्चन 2 का 2, इन दोनों में वाज़े फर्क है। ये दोनों आईकैप की एडजस्टमेंट्स हैं। अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड रिसीवेबल ऑफ 12, डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। ये एडजस्टमेंट कराई हुई है, दोनों आपको क्लास में कराई हुई है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 16, डिविडेंड इज टैक्सेबल एट 10%। बात का मकसद ये था कि 2 में कोई दुनिया का बंदा साबित नहीं कर सकता कि रिसीवेबल है। कैसे साबित करेगा रिसीवेबल है? मैं कहूं अदर इनकम इंक्लूड बैड डेट रिकवरी, आप कहेंगे अच्छा मिलेगी कभी। सेल इंक्लूड सेल टू सरासिफ, हाँ होगी कभी, पैसे आएंगे कभी। इसे वही बातें तो नहीं होती ना। रिसीवेबल के साथ तो रिसीवेबल का लफ्ज लिखे, पेएबल है तो पेएबल का लफ्ज लिखे, प्रीपेड है तो प्रीपेड का लफ्ज लिखे, अनअर्न्ड है तो अनअर्न्ड का लफ्ज लिखे। तो अब होगा क्या, क्वेश्चन 1 में ये जो डिफरेंट रेट है ना डिविडेंड का, ये इसी साल देना पड़ेगा करंट टैक्स में। लेकिन जो क्वेश्चन 2 में डिफरेंट रेट है ना डिविडेंड का, तो वो अगले साल डेफर्ड टैक्स। कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था कि ये जो रेट डिविडेंड का चेंज है, एक दिन आपने क्लास में करंट टैक्स की वर्किंग में लगाया था और एक दिन आपने डिविडेंड का रेट चेंज हो रहा था वो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में लगाया था। तो ये डिविडेंड का रेट जो चेंज हो रहा है, इस साल कुछ हो रहा है, पिछले साल कुछ हो रहा है, तो ये कब करंट टैक्स की वर्किंग में लगाना है, कब डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में लगाना है,
आप मुझे क्वेश्चन 1 का 2 और 2 का 2 पढ़ के बता दें कब डिविडेंड का रेट इसी साल लगा लेना बेहतर है और कब डिविडेंड का रेट रिसीट बेस पे लगाना बेहतर है। फर्स्ट में आप जाके होमवर्क का सॉल्यूशन देखेंगे, इसका आपको इसी साल लगा हुआ नजर आ रहा होगा रेट। वाई 0.2 के साथ मिले, लिखें डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड मिल गया क्वेश्चन 1 के 2 के साथ मिल गया तो टैक्स दें या फिर कभी दें? बोले अभी दे दें। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 का 2 एंड 1 का 2? अदर इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड, डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, इट इज टैक्सेबल एट 10%। अब मुझे बताएं रिसीवेबल है हमारे साल के एंड पे, तो रिसीव कब होगा? अब बता दें अगर अगले साल रिसीव होगा तो क्या इसकी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस आएगी? तो डिफरेंस आएगा। डिफरेंस पे रेट मैंने लगा था, कौन सा लगाना है? हाँ, अगले साल वाला रेट लगाना है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 का 2 एंड 2 का 2। अब आपको पता चल गया कब करंट टैक्स में रेट लगेगा और कब बोले कब डेफर्ड टैक्स में जाकर रेट लगेगा। तो ये सवाल करके आइएगा। इसमें बता दें इसी साल किस में रेट लगेगा? क्वेश्चन नंबर 1 में। और करंट टैक्स की वर्किंग में नहीं जाएगा, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में किस सवाल में जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन 1 में किसकी वर्किंग में जाएगा? करंट टैक्स की, क्योंकि मिल गया तो टैक्स अभी देना पड़ेगा, और नहीं मिला तो डेफर करके टैक्स अगले साल देना पड़ेगा। ये सवाल कितने लोगों के जहन में आया था? जरा हाथ खड़ा कर दें। ओके, फिर आप अज्यूम कर लें, अज्यूम करें रिसीवेबल। लेकिन मेरे ख्याल से ये अजम्पशन भी गलत होगी, वो काट देगा, वो कहेगा कहां से तुम्हें पता चला रिसीवेबल है? मुझे बताएं इनकम मिलना कॉमन है या? अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनकम्स रिसीव ज्यादा होती हैं या रिसीवेबल ज्यादा होती हैं? करोड़ों की सेल होती है, 1 करोड़ की सेल है, 80-90 लाख रिसीव हो जाता है, 10-20 लाख रिसीवेबल होता है। तो अजम्पशन वो लेते हैं जो नेचर के करीब हो। ऑर्गेनाइजेशंस में कहां रिसीवेबल्स होते हैं? अक्सर तो कैश रिसीट्स होती हैं सारी। ओके, लास्ट पेज पे आ जाएं। लेसी नॉर्मल लीज। अब आप अटेंटिव हो जाएं। लेसी नॉर्मल लीज क्या रिवर्स करना है? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। और रिकॉर्ड क्या करना है? लीज इंस्टॉलमेंट पेड और डाउन पेमेंट, अगर कोई पहले इंस्टॉलमेंट में आ जाए वो सारी लीज इंस्टॉलमेंट पेड। लो वैल्यू एसेट, रेंट एक्सपेंस। अकाउंटिंग वाले किस बेस पे रेंट रिकॉर्ड करे होते हैं? और टैक्स वाले जो पेड बेस पे। शॉर्ट टर्म लीज में कोई ऐसा फर्क नहीं है, छोड़ें। लेसर फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज में लेसर कौन सी इनकम रिकॉर्ड कराते हो फाइनेंस में? इंटरेस्ट इनकम। टैक्स वाले क्या कहते हैं? लीज इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड और टैक्स डेप्शन रिकॉर्ड करो। ऑपरेटिंग लीज में अकाउंटिंग वाले क्या कर रहे होते हैं? रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। किस पे देख रहे हैं? सफे की तरफ या कहीं और देख रहे हैं? स्ट्रेट लाइन बेस पे रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और क्या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। मोबाइल यूज न करें। और टैक्स वाले क्या कहते हैं, क्या रिकॉर्ड करें? लीज इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। अब आपने करना यह कि लेक्चर 1, 2, 3, 4 खोलने और जाके जो लेसी का सवाल कराया था और जो लेसर का सवाल कराया था उसमें आपने लेक्चर का रेफरेंस दे देने, ताकि आपको ये बात याद हो फाइनेंस लीज का सवाल कब कराया था, ऑपरेटिंग लीज का सवाल कब कराया था। बल्कि अभी भी शक बता दें, लेसी नॉर्मल लीज कब करवाया था? लेक्चर 6 में शायद करवाया था, किसी के पास लेक्चर खोले हो। लेसी नॉर्मल लीज कब करवाया था? जी नोट्स तरतीब से लगे हुए मुझे दे दे, मैं बता देता हूं। लेसी नॉर्मल लीज कराया था लेक्चर 6 में।
और लेसर फाइनेंस कराया था लेक्चर 7 में, लिख रहे लेसर फाइनेंस कराया था लेक्चर 7 में, इथे लिखना है, इधर लिखो ना मेरे, लेसर फाइनेंस कराया था लेक्चर 7 में और लेसर ऑपरेटिंग करवाया था लेक्चर 8 में। आगे प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओन्ड पीपी, ये सारा आपको पता है। बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट में क्या करना होता था? एसेट की कॉस्ट में क्या पड़ा होता था? इंटरेस्ट। एसेट की कॉस्ट में क्या पड़ा होता था? टैक्स वाले कहते थे इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में शो ना करो, प्रॉफिट लॉस में शो कर दो। तो रिवर्स कुछ नहीं करना होता था, रिकॉर्ड क्या करना होता था करंट टैक्स में? इंटरेस्ट एक्सपेंस। और अकाउंटिंग वाले एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट शो करते थे और टैक्स वाले एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट शो नहीं करते थे। बोरोइंग कॉस्ट किस लेक्चर में पढ़ा था? ये लेक्चर 9 में। भूला होगा ना, रेफर करके याद आ जाएगा। एक्सपेंसेस इनकम्स के ऊपर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जो हैंड रिटन सफा दे दिया था, डेट वाज एनफ। एक्सपेंसेस इनकम्स के साथ क्या करना होता है, कैश और एक्रूवल बेसिस, वो सारा। अब होमवर्क में ये जो छोटे से सवाल थे, क्वेश्चन 1 और 2 बेशक ये कर लीजिएगा। डिविडेंड वाला कब करंट टैक्स में जाना है, कब डेफर्ड में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। Gross profit, add other income, अदर इनकम कोई नहीं, ऊपर भी आ जाती है, डिफरेंट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, एड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, अब आप मुझे ये बता दें, फिक्स्ड एसेट बेच कर पैसे आ गए, ये गेन कहां जाएगा? अदर इनकम में। डिस्पोजल का टी कौन बनेगा? अदर इनकम में जाएगा। फिक्स्ड एसेट पड़ा है और बाजार में महंगा हो गया, बेचा नहीं बट महंगा रिकॉर्ड कर लिया आपने अपनी बैलेंस शीट के अंदर। मिसाल के तौर पे 50 का 70 का चला गया। लैंड 50 की खरीदी थी, 70 की बिक सकती थी, बेची नहीं, 20 का गेन आ गया लेकिन बेची नहीं। ये 20 का गेन कहां जाएगा? अदर इनकम में, अदर कंप्रिहेंसिव। यहां तक जो गेन्स है वो रियलाइज्ड है। ये जो पोर्शन है ये अनरियलाइज्ड गेन। शेयर खरीदे, ये भी हमारे सिलेबस में अब आ गया हुआ है। शेयर खरीदे और शेयर बेच दिए, 10 रुपए का शेयर खरीद के 12 रुपए का बेच दिया, ये कहां जाएगा? अदर इनकम। 10 रुपए का शेयर खरीद कर
13 रुपए पे चला गया, बेचा नहीं, कितना गेन आ गया? 3 रुपए का। ये गेन रियलाइज हो गया या रियलाइज हो सकता है? हो सकता है। तो इसको भी रियलाइज गेन में ना डालो, इसको कहां डाल दो? अनरियलाइज गेन में। ओके। यूजर जब डिविडेंड मांगेगा तो डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देख के मांगेगा या टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यूजर जब डिविडेंड मांगेगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देख के मांगेगा, उससे ये वाली चीज डिविडेंड के तौर पे ड्रॉ करने की इजाजत हमने नहीं देनी, बिकॉज ये वाली चीज भी घर लेके चला गया तो अभी तो रियलाइज ही नहीं हुई। कल को शेयर्स की प्राइस कम भी हो सकती है, लैंड की प्राइस कम भी हो सकती है। तो दिस पोर्शन इज फिक्स्ड फॉर शोइंग realized gains and this is fixed for unrealized gains। ये unrealized gains शो करने के लिए। ओके। अच्छा, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में यहां सरप्लस शो हो जाएगा। बैलेंस शीट में कहां सरप्लस शो होगा? बैलेंस शीट में इक्विटी, इक्विटी में शेयर कैपिटल, ओनर घर से पैसा लाया, शेयर प्रीमियम, ओनर ही घर से पैसा लाया, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओके। अब होता क्या है, बिजनेस का पहला साल है, बिजनेस का पहला साल है, 4 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 4 3 टोटल 7, 4 3 टोटल 7, 4 बोलो बोलो सरप्लस 3। प्रॉफिट्स कहां चला जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में, और उसकी कहां चली जाती है? रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। अच्छा जी, ओनर कहते हैं घर से हम 10 रुपए लाए थे, प्रीमियम पे कोई रुपया नहीं लाए थे। 10 रुपए लाने पर बिजनेस ने कितना फौरन कमा दिया? 4। 10 रुपए लाने पे बिजनेस ने कितना कमा दिया? इसमें सेल वगैरह पड़ी होगी ना, बिजनेस की जो मेजर चीज है। 10 रुपए लाने पे बिजनेस ने कितना कमा दिया? बिजनेस कितना कमा देगा? 3। बिजनेस कितना कमा देगा? 3। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कितनी है? 7। अब अगर यूजर कहे मैं 10 रुपए घर से लाया था, मुझे डिविडेंड दो, तो उसे हम 5 रुपए नहीं देंगे, हम उसे कहेंगे भाई बिजनेस ने फिलहाल कितना कमाया है? 4। अगर तुमने घर भी लेके जाना है तो 4 लेके चले जाओ, 4 से ज्यादा तुम्हें हम डिविडेंड नहीं देंगे, क्योंकि रियलाइज कितना भी गेन हुआ है, कितना गेन ऐसे जो अनरियलाइज्ड है। देखें आपके पास 4 लैंड्स हैं, आपने चारों को रीवैल्यू कर लिया, पैसे आ गए, तो डिविडेंड कैसे देंगे? 5 लैंड्स हैं, 10 लैंड्स हैं, 20 बिल्डिंग्स हैं आपके पास, आपने सबको रीवैल्यू कर लिया, रीवैल्यू करके रिवैल्यूएशन सरप्लस हाई शो कर दिया, यूजर ने कहा सरप्लस हाई आ गया, हमें पैसे दो, आप कहेंगे भाई बिल्डिंग्स हैं, हम बेच के पैसे दें तुम्हें। तो जब तक गेन रियलाइज ना हो जाए तब तक वो डिविडेंड नहीं मांगना चाहिए उन्हें, जब रियलाइज हो जाए फिर मांगना चाहिए। नोट करें जी। बता दें ये नदी कहां जाती है? रिटेन्ड अर्निंग में। और ये नदी, ये नाला नहीं है, ये भी नदी है, ये नदी कहां जाती है? रिटेन्ड अर्निंग में। और ये नदी कहां जाती है? और बड़े समंदर का पार्ट बन जाती है। अब ये टोटल यूजर के पास 17 का हक है बिजनेस में। 10 रुपए घर से लाया था और 4 और 3 बिजनेस ने इसको कमा के दिए हैं। सबसे बड़ा मसला फाइनल अकाउंट में पता क्या आता है? लोग पूछ रहे होते हैं 7 किधर है? भाई खुदा का खौफ करो, 7 नहीं आपको कहीं नजर आएगा। अलग अलग पार्किंग करें ना, अलग अलग पार्किंग करें। 2 गाड़ियां ही अलग अलग है तो गाड़ियां अलग, हाँ
नाम इसका स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो सही आप कह रहे हो, एसोसिएट। तो बताएं टोटल नजर आएगा इक्विटी में या सेपरेटली नजर आएगा? सेपरेटली नजर आएगा। कितना फिलहाल कमा लिया, कितना कमा लेंगे? 3। अगर डिविडेंड मांगेंगे तो 4 में से देंगे या 7 में से देंगे? 4 में से देंगे। ये मैंने फिगर रिज्यूम की है 10 रुपए की, घर से पैसे लाए हैं और ये मैंने इधर से लाए। इट इज जस्ट पार्किंग। 4 को इधर पार्क कर दें, 3 को इधर पार्क कर दें। ओनर आप कंफर्टेबल फील करेगा, मेरी इक्विटी, मेरी वर्थ बढ़ती जा रही है। आखिरी जो 2 सवाल डिविडेंड वाले आपको दिखाए हैं वो करके आने हैं।